दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे साइंस का 47 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों इसी तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और बताइए कि 47 प्रश्न में कितने प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता था। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और साथ में मिलाते चलिए और बताइएगा कि 47 प्रश्न में कितना प्रश्न का उत्तर आपको सही सही पता था। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो क्वेश्चन का लेवल है वो न तो ज़्यादा आसान है और न ही ज़्यादा हार्ड। जिस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा मिट्टी। दोस्तों मिट्टी का प्रयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। दोस्तों जो प्रश्न आपको याद है उसका आप रिवीजन करते चलिए और जो याद नहीं है उसको आप लोग याद कर लीजिए कॉपी में नोट करके। देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है कि निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। चलिए उसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न। देखिए कहता है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। दोस्तों किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो साइन आई बटा साइन आर होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न कहता है कि सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कहता है दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दोस्तों दूरदृष्टि दोष अगर आंख में रहेगा तो वह दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसको निकट की वस्तु देखने में थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए छठा प्रश्न कहता है कि कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग का झुकाव अधिक होता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा झुकाव होता है बैंगनी रंग का और सबसे कम झुकाव होता है लाल रंग का। तो इसको आप लोग याद रखिए। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता। दोस्तों किस उपकरण में धन और यहाँ पर देखिए मिस टाइपिंग हो गया है, यहाँ पर ऋण होगा, धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए आठवां क्वेश्चन कहता है कि 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों जब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सीधे हम लोग जोड़ देंगे 10 और 20 कितना होगा? 30 हो गया, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए नौवां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि 20 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश ले जाने में किया गया कार्य। दोस्तों कार्य निकालना रहेगा तो सीधे दोनों का गुणा कर देंगे वोल्टेज और आवेश का, तो 12 दूना 24 जूल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहता है कि विद्युत फ्यूज काम करता है। दोस्तों विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी नरम लोहे को धारावाही कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तब क्या बनता है। तो दोस्तों तब विद्युत चुंबक का निर्माण होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि 1 kWh यानी कि किलोवाट हावर तुल्य होता है। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.6 गुने 10⁻6 जूल के बराबर, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए 13वां क्वेश्चन कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? तो यूरेनियम आवश्यक है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 14 नंबर सवाल कहता है कि जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आयनों का अनुपात होता है। तो दोस्तों जल जानते हैं क्या होता है, फॉर्मूला H2O होता है। जल में क्या फॉर्मूला होता है, H2O होता है जल का फॉर्मूला। अब बताइए कि जब ये टूटेगा तो कैसे टूटेगा, हाइड्रोजन होगा वो 2 अनुपात में रहेगा और ऑक्सीजन रहेगा वो 1 अनुपात में रहेगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 2:1। हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि भोजन का पचना तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है। दोस्तों भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो देखिए यह है ऑक्सीकरण अभिक्रिया यानी कि उपचयन अभिक्रिया है। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए उसके बाद आते हैं अगला प्रश्न में। देखिए 16 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया Fe+H2O, उसके बाद Fe3+H2O4 को संतुलित करने पर जल के अणुओं की संख्या होगी। तो दोस्तों इसको आप लोग संतुलित कर लीजिए। इसको आप जब संतुलित कीजिएगा तो जल का जो अणुसूत्र आएगा, जो जल के अणुओं की संख्या आएगा वो कितना आएगा, 4 आएगा। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो में टाइम थोड़ा सा ज़्यादा नहीं देना है, इसलिए आप लोग इसको खुद से संतुलित कर लीजिए। एक वीडियो में इसको हम बता चुके हैं कि कैसे संतुलित करना है। तो अगर आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। अगर आपको ये पता नहीं है कि इसको कैसे संतुलित करना है तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, हम उसको संतुलित करके आपको भेज देंगे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए 17 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है, दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, तो इसको क्लोरो क्षार अभिक्रिया कहा जाता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। कहता है कि चीनी का आणविक सूत्र क्या है। दोस्तों चीनी का आणविक सूत्र क्या होता है, तो चीनी का आणविक सूत्र होता है C12H22O11, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न। दोस्तों आप लोग अपना क्वेश्चन मिलाते चलिए और बताइएगा लास्ट में जरूर कि आपको कितना का आंसर आपको सही सही पता था। चलिए उसके बाद देख लीजिए, कहता है कि हमारा शरीर किस पीएच पारस के अंदर कार्य करता है। तो हमारा शरीर का जो पीएच मान होता है वो किस पारस के बीच में कार्य करता है। तो दोस्तों हमारा उत्तर होगा 7 से 7.8 के बीच में, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 20वां क्वेश्चन, कहता है कि निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। दोस्तों चाकू से हम लोग किसे आसानी से काट सकते हैं, तो हम लोग सोडियम और लिथियम को आसानी से काट सकते हैं। तो हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा लिथियम। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, कहता है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। दोस्तों आयनिक यौगिक कौन हो जाएगा, तो CaCl2 हो जाएगा, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उपधातु है। दोस्तों उपधातु कौन है, तो देखिए यहाँ पर लोहा, उसके बाद कॉपर, उसके बाद निकेल, उसके बाद स्पीडियम। तो इसमें जो उपधातु हो जाएगा वो कौन जाएगा, Sb हो जाएगा। हमारा उत्तर क्या है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए 23वां क्वेश्चन, कहता है कि प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था। तो दोस्तों सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक था जिसको प्रयोगशाला में बनाया गया था वो था यूरिया। और यूरिया का संश्लेषण किसने किया, तो यूरिया का संश्लेषण किया था वोहेलर ने। किसने किया था, वोहेलर ने, या फिर इसी को वोहर भी कहा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया करने से कौन सा गैस देता है। तो दोस्तों जब हम लोग कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालेंगे तो उसमें एसिटिलीन गैस का निर्माण होता है, और एसिटिलीन गैस को ही एथाइन कहा जाता है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, एथाइन। और दोस्तों एसिटिलीन गैस यानी कि एथाइन गैस का प्रयोग ही वेल्डिंग जो होता है, गैस वेल्डिंग, उसमें किया जाता है। तो ये सब प्रश्नों को आप लोग ध्यान में रखिए। एथाइन को ही एसिटिलीन कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है C2H2। कहीं पे आपको दे दें कि कैल्शियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया करने से कौन सा गैस बनता है या फिर क्या बनता है, और ऑप्शन में अगर आपको C2H2 दे दे तो हमारा आंसर हो जाएगा C2H2। चलिए उसके बाद देखिए 25वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन समयावयवी है। दोस्तों कौन समयावयवी है, तो देखिए उसका संरचना सूत्र अलग अलग होगा लेकिन जो उसका अणुओं की संख्या होगा वो बराबर होगा, उसको हम लोग समयावयवी कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर कौन सा बराबर है, तो देख लीजिए ऑप्शन सी में C2H5OH, यहाँ पर देखिए
CH3, उसके बाद OCH3। तो इसमें से देखिए 2 कार्बन, तो यहाँ पे 2 कार्बन, हाइड्रोजन 5, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 5 और एक हाइड्रोजन 6, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 6 हो गया। उसके बाद ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन, तो आप लोग मिला लीजिए। देखिए इसका संरचना सूत्र अलग अलग रहेगा, लेकिन जो अणुओं की संख्या होगा वो बराबर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं। दोस्तों वर्ग एक के तत्व हैं उसको कहा जाता है क्षारीय धातु। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 27वां क्वेश्चन कहता है कि पौधे में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से कितने ऊर्जा मुक्त होती है। दोस्तों कितना ऊर्जा मुक्त होती है, तो 30.5 किलो जूल पर मोल ऊर्जा मुक्त होता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है पादप में जाइलम उत्तरदायी है। दोस्तों पादप में जाइलम उत्तरदायी है, वो किसके लिए, तो जल के वहन के लिए, और फ्लोएम भोजन के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो खुला परिसंचरण तंत्र कॉकरोच में पाया जाता है। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद देखिए कहता है कि प्रतिवर्त क्रिया क्या है। दोस्तों प्रतिवर्त क्रिया क्या है, तो प्रतिवर्त क्रिया देखिए है लार आना, रक्तदान करना, हृदय गति, ये सब है जो प्रतिवर्त क्रिया है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा ये सभी। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि कोमल मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। दोस्तों कोमल मस्तिष्क है वो कहाँ सुरक्षित रहता है, तो मस्तिष्क गुहा में सुरक्षित रहता है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है। दोस्तों मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है। दोस्तों मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है ईस्ट में। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ईस्ट में मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है, और अमीबा में विखंडन द्वारा प्रजनन होता है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि फूल में कहता है कि नर जननांग होता है। दोस्तों फूल में नर जननांग कौन है, तो पुंकेसर है। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि मनुष्य के 22 जोड़ों क्रोमोसोम को क्या कहते हैं। दोस्तों 22 जोड़ा जो क्रोमोसोम होता है, ये टोटल कितना जोड़ा पाया जाता है, 23 जोड़ा पाया जाता है। जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं ऑटोसोम। और जो 23वां जोड़ा होता है उसको कहते हैं लिंक क्रोमोसोम। दोस्तों आपको ध्यान रखिए, अगर पूछ देगा कि 23वां जोड़ा क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो उसको कहा जाता है लिंक क्रोमोसोम, और 22 जोड़े को, बाकी जो 22 जोड़ा बच गया उसको कहा जाता है ऑटोसोम। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि पक्षी और चमगादड़ के पंख है। दोस्तों पक्षी और चमगादड़ के जो पंख है वो कैसे पंख है, तो समावेशी अंग का उदाहरण है, यानी कि 36 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, सॉरी पक्षी और चमगादड़ का जो पंख है वो समजात हो जाएगा, यहाँ पर अवशेषी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, तो समजात अंग का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। सर यहाँ पर समजात नहीं होगा। तो दोस्तों कहता है कि पक्षी और चमगादड़ का जो पंख है वो समावृति अंग का उदाहरण है। पहले हम अब सही, सबसे पहले हम सही बताए थे, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न कहता है कि प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता कौन कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी होते हैं, यानी कि जैसे पेड़ पौधा हो गया ये उत्पादक हो गया, तो इसको जैसे बकरी हिरन खाएगा, तो जो पहला उपभोक्ता होगा वो क्या होगा, तो शाकाहारी होगा, यानी कि 37 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कि ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या होगी। दोस्तों ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितना होता है, 3 होता है, क्योंकि ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि पेट्रोलियम का उपयोग होता है। दोस्तों पेट्रोलियम का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो आपको पता होगा कि पेट्रोलियम का उपयोग मोटर वाहन में हम लोग कर सकते हैं, जलयान में भी कर सकते हैं, वायुयान में भी कर सकते हैं, यानी कि इनमें से सभी होगा, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए कहता है कोयले का मुख्य स्रोत क्या है। दोस्तों कोयले का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोयले का मुख्य स्रोत है पेड़ पौधे। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति का निरूपित करता है, यानी कि कौन है जो विद्युत शक्ति को निरूपित करता है, तो 41 का सही आंसर हो जाएगा I²R। क्या होगा, I² R हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है।
चलिए उसके बाद देखिए 42वां क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने वाला प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए कहता है कि तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली को किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कर रहा है, तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितनी भ्रमण के पश्चात परिवर्तित होगा। तो देखिए मान लीजिए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इसमें एक आयताकार कुंडली है वो इसमें घूर्णित कर रहा है। तो देखिएगा ये एग्जाम्पल है किसका, तो जनरेटर का या फिर जो डायनेमो होता है, तो उसमें जब आधा चक्कर घूम जाता है ना, तो उसमें का जो पोल होता है यानी कि जो उसका धारा की दिशा होता है वो चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव हो जाता है और निगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है। इसी कारण कहा जाता है कि जनरेटर में एसी करंट और डीसी करंट दोनों उत्पादित होता है, यानी कि जो जनरेटर होता है उसमें एसी करंट, क्योंकि धारा की दिशा है वो चेंज होते रहता है, तो उसमें एसी करंट और डीसी करंट है, उसमें डीसी रहता है, पल्सेटिंग डीसी रहता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, आधा चक्कर में उसका जो दिशा होता है वो चेंज हो जाता है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए 43 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में से कौन, कहता है कि पुनरुद्भवन का उदाहरण है। दोस्तों कौन है जो पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीबा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न कहता है कि कौन अजैव निम्नीकरणीय कचरा है। तो दोस्तों अजैव निम्नीकरणीय कचरा कौन हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा देखिए टिश्यू पेपर, केले के छिलके, थर्मोकोल और इनमें से कोई नहीं। तो आपको ऑप्शन ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर अजैव निम्नीकरणीय कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर थर्मोकोल हो जाएगा, यानी कि इसको निम्नीकरण नहीं कर सकते हैं। हमारा उत्तर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यह अजैव निम्नीकरण और बाकी सब ये सब है जो जैव निम्नीकरण है। उसके बाद देखिए 45 नंबर सवाल, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखिए कहता है कि टिंडल प्रभाव प्रकाश के किस परिघटना को प्रदर्शित करता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो टिंडल प्रभाव है वो किस परिघटना को प्रदर्शित करता है, तो वह प्रकाश के प्रकीर्णन को प्रदर्शित करता है। और दोस्तों बाकी का जो क्वेश्चन है उसको हम अगला वीडियो में कवर कर लेंगे। हम इस वीडियो में बताए थे कि आपको 47 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो पूरा 47 क्वेश्चन इसमें हम लोग देख लेते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुष्प का नर जननांग है, तो पुंकेसर है, इसको हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद देख लीजिए 47वां क्वेश्चन और ये लास्ट प्रश्न है। कहता है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH का होल 2, यानी कि 47 का सही आंसर हो जाएगा, सॉरी CaOCl2 होता है, CaOCl2 होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। क्या होता है, CaOCl2। उसके बाद 48वां क्वेश्चन है वो आपके लिए है, इसका जवाब आपको खुद से देना है। देखिए कहता है कि निम्न में से कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। दोस्तों कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो देखिए आपको ऑप्शन दिया हुआ है, गंगा में मछली पालना, गंगा में कपड़े धोना, गंगा में अजले सब को बहाना, उसके बाद गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जित करना, यानी कि बताना है कि कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। जल्दी से आप लोग कॉमेंट कीजिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा।